विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर और विधवाओं को अब इलाज के लिए मिलेंगे 7,000 रुपए। सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में राज्यपाल ने दी सहमति। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए गए 158 करोड़ से ज्यादा टीके। इधर छत्तीसगढ़ में लगे 3.5 करोड़ से ज्यादा डोज। पंचायत चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। और सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की योजना जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पूरी होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में आयोजित सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ की एमलगेटेड स्पेशल फंड के राज्य प्रबंधन समिति की 13वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झंडा दिवस पर ज्यादा से ज्यादा निधि इकट्ठा करने का प्रयास करें। इसमें दूसरी संस्थाओं से भी सहयोग लें और साथ ही आम लोगों को भी सेना भर्ती के लिए प्रोत्साहित करें और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जिलों में भी ECHS पॉलीक्लिनिक और CST कैंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड सेना और अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं को कोचिंग की सुविधा दी जाए। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सबसे ज्यादा योगदान के लिए गवर्नर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अनुराग तिवारी को प्रथम पुरस्कार और जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन पूर्णेंदु विद्यांता को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर और विधवाओं को प्रति महीने दी जा रही चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता राशि में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने और भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के मानसिक रूप से बीमार बच्चों को आजीवन आर्थिक सहायता देने, भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के बच्चों की शिक्षा छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता में आय सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने और भूतपूर्व सैनिकों की कैंसर से पीड़ित विधवाओं को इलाज के लिए आर्थिक सहायता राशि में 25,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन जरूरी है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से ज्यादा किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखें। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 158 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 76,35,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की पहचान भी लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय 18,31,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 मरीज सामने आए हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने विश्व के नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेज गति से हुआ है, जिससे और नए वेरिएंट के विकसित होने की आशंका है। इसे देखते हुए संक्रमितों और उनके संबंधों का पता लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल में उपचार की नौबत आ रही है और मौतें भी हो रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को प्रदेश में कुल 5,414 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 9 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31,779 हो गई है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण भी लगातार चल रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 3,36,70,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2,86,000 से ज्यादा सिंगल डोज और 1,32,47,000 से ज्यादा दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार पर प्रभावी नजर रखने और फौरन कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर परीक्षण बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन में चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के परामर्श का उद्देश्य यही है कि फौरन जांच से तुरंत पहचान और देखभाल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी प्रबंधन के लिए जांच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे संक्रमण के नए क्लस्टर और नए हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद मिलती है और महामारी की रोकथाम के लिए फौरन कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन संक्रमण के फैलने पर रोक लगा सकते हैं और महामारी से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। कोरोना महामारी से कई परिवार भी लड़ाई लड़ चुके हैं। दुर्ग जिले के एक परिवार के सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन बाद में मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर सभी ने इस पर जीत हासिल की है। दूरदर्शन ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत कर जाना कि कैसे वो इस बीमारी से बाहर निकले। कोविड संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि वे खुद परिवार के सदस्यों के साथ कोविड से प्रभावित रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर पर आइसोलेट रहकर कोविड को हरा दिया। शासन का जो गाइडलाइंस है उसका पालन, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लगातार फ़ोन आता था ऑक्सीजन लेवल कितना आपका है, बुखार है या नहीं है, 10 मिनट वॉक करिए, वॉक करने के बाद ऑक्सीजन लेवल बताइए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया और एक हफ्ते क्या 3 दिन 4 दिन के अंदर ही हम लोग एकदम स्वस्थ हो गए। एक हफ्ते का आइसोलेशन होने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं निकले घर से। 10 दिन के बाद मैं बोलूँगा, 10 दिन के बाद ही आप निकलिए और मास्क हमेशा लगना चाहिए। वहीं कोरोना से जूझने वाली जगजीत कौर ने बताया कि मुझे 6 जनवरी शाम से कोविड के लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद दूसरे दिन कोविड का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को घर में ही आइसोलेट कर चिकित्सीय परामर्श का पालन किया और आज पूरी तरह से फिट हैं। आइसोलेशन सेंटर बने हैं, उनको जैसे ही पता चला कि हम पॉजिटिव आए हैं तो समय समय पर सुबह और दोपहर को उनका फ़ोन आता था, डॉक्टर्स का भी फ़ोन आता था और उन्होंने दवाइयों की किट भी हमें पहुंचाई और आइसोलेट रहने के लिए कहा और समय समय पर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए कहा और हमेशा हमें उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया कि आपको ज़रा सा भी कुछ भी यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तत्काल नंबर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया कि हम उनसे संपर्क करें। कोविड से पीड़ित रहे इंजीनियर अनिमेश सिंह ने बताया कि वे बेंगलोर में निजी कंपनी में काम करते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डॉक्टरों की सलाह ली और कोविड नियमों का पालन करते हुए बीमारी से ठीक हो गए। सुबह ब्रश करने के बाद गरारा नमक पानी से और स्टीम लेना शुरू किया। स्टीम में पानी में अजवाइन डाल ले ताकि और अच्छा रहे और मास्क हमेशा पहने रहे घर में भी।
इस तरह इन लोगों ने दिखा दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना गाइडलाइंस के पालन, हिम्मत और सावधानी से कोई भी इस बीमारी से बाहर आ सकता है। कोरिया जिले के अंतर्गत बैकुंठपुर जनपद के 3 ग्राम पंचायतों बिशुनपुर, फूलपुर और कंचनपुर में गुरुवार को 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंच के 67 पदों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 118 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लगभग 10 ग्राम पंचायतों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जनपद पंचायत बैकुंठपुर में सीईओ अश्वन कुमार पुशाम के नेतृत्व में पंचायत चुनाव सामग्री, पेटी और बैलेट पेपर सहित दूसरी सामग्री वितरित की गई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत 3 पंचायतों में आम निर्वाचन होना है और 3 पंचायतों में उप निर्वाचन होना है, जिसमें 3 पंचायतों में सरपंच और पंच दोनों पद के लिए निर्वाचन होना है और बाकी 3 जो और अन्य पंचायत हैं वहाँ केवल पंच के पद खाली थे कुछ वार्डों में, वहाँ निर्वाचन होना है। इसके लिए हमारे 11 मतदान दल की ड्यूटी लगी हुई है। इनको हम सामग्री वितरण कर चुके हैं और इन लोग सामग्री मिलान करेंगे। उसके पश्चात इन्हें मतदान केंद्रों को रवाना करेंगे और हमारे जनपद पंचायत बैकुंठपुर में 11 मतदान केंद्रों में ये निर्वाचन संपन्न होगा। बताया गया है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए पुलिस पार्टी को रवाना कर दिया गया है और साथ ही चुनाव के लिए तैनात किए गए रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल ऑफिसर नियम के अनुसार और निर्धारित समय से चुनाव करवाने के कार्य में लगे हुए हैं। प्रदेश के लगभग सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की योजना जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पूरी होने की संभावना जताई गई है। रायगढ़ जिले के नगर निगम सीमा में आने वाले सभी 48 वार्डों में इस जल प्रदाय योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब सड़कों में डाले गए पाइपलाइंस की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि पानी की सप्लाई सही ढंग से हो रही है या नहीं। जल प्रदाय योजना के नोडल अधिकारी ऋषि राठौर ने बताया कि कोरोना काल में 2 साल में इस योजना का काम लगभग बंद था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। सभी 48 वार्डों में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली केंद्र की जल प्रदाय योजना का काम अंतिम चरणों में है। ये जल प्रदाय योजना अमृत मिशन के तहत स्वीकृत हुई थी। इसमें मुख्यतः एक नवीन प्लांट 32 mld का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 5 उच्च स्तरीय टंकियाँ बननी थी और करीब 300-350 किलोमीटर अपने पाइपलाइन बिछाने का काम होना था। अभी वर्तमान में 32 mld प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है, 5 टंकी का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अभी वर्तमान में 350 किलोमीटर से ज़्यादा ही हम लोगों ने पाइपलाइन बिछा चुके हैं। उसमें करीब हम लोगों ने 290 किलोमीटर लाइन चालू भी कर दिए हैं और करीब 20,000 कनेक्शन, जो 26,000 कनेक्शन का टारगेट था उसमें 20,000 कनेक्शनों में पानी भी जा रहा है। वर्तमान में अभी हम 30 जनवरी तक टारगेट है कि हम जितना नेटवर्क हम लोगों ने डाला है और जितने कनेक्शन हैं वो अपन चालू कर लेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों को नल के माध्यम से घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाना है। इस योजना में लगभग 40% राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा रही है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। ली गई हैं, जहां पर संक्रमित मरीजों का होम आइसोलेशन में रहते हुए डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने आईटीआई भवन में संचालित 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए बीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। गरियाबंद जिले में भी कल त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत मतदान किया जाएगा। इससे पहले आज मतदान दलों को चुनाव कराने के लिए रवाना किया गया। जिले के 100 से ज्यादा मतदान कर्मचारियों को विभिन्न रूटों पर बसों से रवाना किया गया। जिले में 2 जनपद सदस्य और पंच के 5 पदों के लिए मतदान होना है। चुनाव के लिए कुल 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 8 संवेदनशील हैं। लगभग 150 कर्मचारियों को मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया था और 105 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। अभी 8 और 9 दल आई हैं। 1 दल पंच के लिए है और 8 दल जनपद के लिए रवाना होने वाली है। सभी में उपचुनाव होना है, जनपद के लिए भी और पंच के लिए भी।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।